हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। जूनी की कहानियों में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि आने वाली कहानियाँ आप सब तक जल्दी से जल्दी पहुँच सकें। तो पिछली वीडियो में हमने अंगाभूत और राजकुमार की कहानी सुनाई थी जो अधूरी रह गई थी, तो चलिए उसको पूरा करते हैं। तभी ढम ढम की आवाज़ सारे आकाश में गूंज गई और सब भूत दौड़ दौड़ कर आ रहे थे क्योंकि दो भूत लगातार डंके को पीटे जा रहे थे। एक भूत चीख चीख कर कह रहा था, कोई शत्रु हमारे हेवा राज्य में आया है। भूत इधर उधर खी खी करते भागने लगे थे जैसे वो शत्रु को ढूंढने का प्रयास कर रहे हों। इधर राजकुमार वृक्षों की ओट में छुप गया था और वहीं से सब कुछ देखने लगा था। देखते देखते वहां पर भूतों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। सभी एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। तभी एक भयंकर भूत अजगर पे सवार बैठा उड़ता हुआ आया। उसके आने के साथ सभी उस भयंकर भूत की ओर घूम गए। खी 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 करता हुआ वो नीचे पृथ्वी पर आ गया, जिसका रूप रंग बड़ा ही भयंकर था, जिसको देखकर वीर से वीर साहसी भी भय कर जाए। ये सांगो भूत था जो अंगाभूत का सेनापति था। उस भयंकर सांगो भूत ने अपनी सेना को एक बार बड़ी क्रोध की दृष्टि से देखा, फिर चीख कर बोला, ये सब क्या है। उस पर घबराते हुए सैनिक बोले, सेनापति जी, कोई शत्रु अपने राज्य में घुस आया है। खी खी करके सेनापति चीखा और उसने अपनी भयंकर आंखों को निकालकर फेंका। आंख फेंकते ही एक भयंकर आवाज हुई और चारों ओर धुआं ही धुआं दिखने लगा। और देखते देखते वहां पर एक भयंकर राक्षस खड़ा था। वो बोला, क्या हुक्म है। सांगो भूत चीख कर बोला, कौन आया है, यहाँ पर जाओ और पता लगाओ। ये सुनकर राक्षस ने चारों ओर अपनी भयंकर आंखों से इधर उधर देखा और फिर हंसा। मैं नहीं जानता हूँ। सांगो भूत चीखा, तू नहीं जानता। और उसने अपनी भुजाओं से निकलती हुई आग से राक्षस के शरीर को जला दिया। राक्षस दर्द से चीख पड़ा और बोला, मैं मर जाऊंगा। सांगो भूत चीखा, तो बता। मैं बताता हूँ, एक वीर राजकुमार इस राज्य में आ चुका है। सांगो भूत फिर चीखा, वो है कहाँ। उस पर राक्षस ने कहा, वो इन्हीं झाड़ियों में। अभी राक्षस इतना ही कह पाया था कि सेनापति सांगो ने अपनी आग को उठाकर अपने स्थान पर लगा लिया और सभी सैनिक भूतों को आज्ञा दी कि जाओ उस राजकुमार को खोज कर लाओ, मैं उसका भोजन करूंगा। सभी सैनिक भूत इधर उधर भागने लगे। राजकुमार सावधान हो गया था, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसको वहां पास से रोने की आवाज सुनाई दी और वो उस ओर चला गया जहां से रोने की आवाज आ रही थी। उसने वहां जाकर देखा, एक बंद कमरे का मार्ग है, परंतु वहां पर अत्यधिक अंधकार है। राजकुमार ने आंखें गड़ा कर देखा तो वो कुछ क्षण बाद एक परछाई सी दिखी, परंतु वो परछाई नहीं थी, साक्षात अत्यंत सुंदर कन्या थी। राजकुमार को ये तब पता चला जब राजकुमार के बुलाए जाने पर वो उसके पास आई। पहले तो उसे यकीन ही नहीं था कि कोई मनुष्य यहाँ आ भी सकता है, परंतु जब राजकुमार ने कहा कि मैं पत्थर देश का राजकुमार चट्टान सिंह हूँ, तो वो बहुत प्रसन्न हुई और तत्पश्चात वो रो रो कर कहने लगी, मैं भी सूर्य देश की राजकुमारी सूर्यमुखी हूँ। अब राजकुमार ने पूछा, पर आप यहाँ पर कैसे। आह भरते हुए राजकुमारी ने कहा, ये एक बहुत ही बड़ी कहानी है, मेरी रक्षा करो राजकुमार, मैं मर जाऊंगी इस जेल खाने में। राजकुमार बोला, तुम इसकी चिंता मत करो सूर्यमुखी, परंतु तुम्हें इतना करना होगा कि मैं जो कुछ कहूँ तुम उसे करो। राजकुमारी बोली, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, पर तुम मेरी रक्षा करो। राजकुमार, वैसे तो हम दोनों की रक्षा भगवान ही कर रहा है और करेगा। और वो मौन सा हो गया।
राजकुमार कुछ विचार करते हुए बोला, अंदर जाना तो बहुत कठिन है, ये अंगाभूत का कैद खाना है। तभी खी खी का स्वर गूंज गया। राजकुमार चौंक पड़ा। राजकुमारी बोली, घबराओ नहीं, ये कैद खाने का पिछला भाग है, सभी सिपाही आगे ही रहते हैं। तभी राजकुमार मुस्कुरा उठा। उसकी हंसी से ऐसा प्रकट हो रहा था कि उसकी बुद्धि में कोई उपाय आ गया है। अचानक तभी राजकुमार ने गुलाब के फूल की एक पंखुड़ी तोड़ दी। धुआं पृथ्वी से उठने लगा और देखते देखते वहां एक सुंदर परी खड़ी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या काम है राजकुमार जो मुझे याद किया? उस पर राजकुमार ने बड़ी विनती से कहा, कृपया मुझे इस जेल के अंदर कर दो। अरे बड़े अजीब बात है राजकुमार। और तभी उसने छड़ी घुमा दी और राजकुमार पल भर में जेल के अंदर हो गया। पर अंगाभूत से बचना बहुत ही कठिन था। राजकुमार अभी कुछ कहता कि गुलाब परी ने अपना हाथ राजकुमार के आगे बढ़ा दिया। अरे ये क्या? ये मेरी माँ की दी हुई कंघी है राजकुमार, इसके बाल में लगाते ही तुम अदृश्य हो जाओगे। राजकुमार बोला, लेकिन मेरा सामान? परी बोली, तुम इसकी परवाह ना करो, ये सब भी तुम्हारे साथ अदृश्य हो जाएंगे और जब तुम पुनः अपनी इस अवस्था में आओगे तो ये भी वैसे ही के तैसे ही आ जाएंगे। अब परी ने पुनः कहा, हाँ राजकुमार सुनो, एक बात और है कि तुम जो रूप चाहो वो धर सकते हो, तुम सबको देख सकते हो, पर तुमको कोई नहीं देख सकता। और इतना कहकर वो गायब हो गई। राजकुमारी सूर्यमुखी बड़े आश्चर्य से देख रही थी। अब राजकुमार बोला, सूर्यमुखी तुमको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। राजकुमारी बोली, अंगाभूत आता ही होगा। राजकुमार ने पूछा, लेकिन वो यहाँ किसके लिए आता है? ये सुनकर राजकुमारी रो पड़ी और रो रो कर अपनी दर्द भरी कहानी सुनाने लगी। सुनो राजकुमार, उसने कहा, मैं यहाँ पर कैसे आई। एक रोज़ मेरे पिताजी महाराज किरण सिंह शिकार खेलने अपने साथियों के साथ जंगल में गए, परंतु वो रास्ता भूल गए। संग साथी सब एक दूसरे से अलग हो गए। तभी पिताजी एक ओर भटकते भटकते हेवा वन में आ गए, जहाँ पर अंगाभूत का राज्य था। उसने पिताजी को बंदी बना लिया और एक संदेश मेरे पास भेजा कि यदि तुम अपने पिताजी को जीवित देखना चाहती हो तो तुरंत इस वन में आ जाओ। और मैं घबराकर इस जंगल में आ गई तो पता चला कि मैं बहुत संकट में फंस गई हूँ। मेरे साथ जो लोग आए थे उन्हें अंगाभूत ने खा लिया और वो कहता है कि यदि मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं तेरे पिताजी को कच्चा खा लूँगा। आज उसके दिए हुए समय का अंतिम दिन है। आज वो पापी मेरे पिताजी को भी खा लेगा। और वो सिसक सिसक कर रोने लगी। राजकुमार बोला, उन्हें कुछ नहीं होगा, इसकी चिंता तुम मत करो। पर आज तुम्हें इतना करना होगा कि जब अंगाभूत आए तो तुम उससे कहना, मैं तुमसे विवाह करूंगी, परंतु मुझे कुछ समय दो। सूर्यमुखी ने आश्चर्य से देखा। राजकुमार फिर बोला, मैं इस तिलिस्मी कंघी से हार बन जाता हूँ, जिसको तुम अपने गले में पहन लेना। तुम तो जानती हो मैं सब कुछ देख सकता हूँ, पर मुझको कोई नहीं देख सकता। तभी राजकुमार एक सुंदर हार बनकर राजकुमारी के गले में जा पड़ा। खी करता हुआ कोई आ रहा था। राजकुमारी ने कहा, वो पापी आ गया। राजकुमार ने कहा, तुम धीरज रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हा हा हा, मैं आ गया, बोल तू मुझसे शादी करेगी कि नहीं। राजकुमारी कांपने लगी। कांपते कांपते उसने अंगाभूत का हाथ थाम लिया और बड़े ही प्रेम से बोली, मेरे सपनों का देवता, मैं तो कब से उस दिन की राह देख रही हूँ कि मैं तुम्हारी रानी बनूं। अंगाभूत हंसने लगा और कहा, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? ये तुम क्या कह रही हो राजकुमारी? राजकुमारी बोली, मैं सच कह रही हूँ महाराज जी, मैं इस कैद खाने में रहकर बहुत कमज़ोर हो चुकी हूँ। अंगाभूत बहुत खुश हुआ और उसने राजकुमारी से हंसते हुए कहा, अब तुम चिंता ना करो राजकुमारी, तुम आज से इस कैद खाने में एक बंदी के रूप में ना रहकर
स्वयं मेरे राजमहल में रहोगी, समझ गई ना? राजकुमारी ने कहा, सच? अंगाभूत ने कहा, और क्या? इधर राजकुमार सूर्यमुखी के गले में हार के रूप में पड़े सब कुछ सुन रहा था। इससे पहले उसने कभी ऐसा भयंकर भूत नहीं देखा था। अंगाभूत इतना भयंकर था कि उसे देखकर वीर से वीर योद्धा भी प्राण छोड़ते, पर उसको तो उन दुखियों और अपने मित्र कुमंडल की रक्षा करनी थी। अंगाभूत चीखा, तुम मेरी हवेली में बैठ जाओ सूर्यमुखी। सूर्यमुखी तुरंत उसकी हवेली में बैठ गई और पलक झपकते ही वो अंगा के राजमहल में पहुंच गई थी। राजमहल अत्यंत भयानक था। इसका निर्माण मुर्दों की हड्डी और दांतों से किया गया था। इसकी प्रत्येक वस्तु मानव परिवार से बहुत भिन्न थी। राजकुमारी के साथ अंगाभूत को देखकर वहां बहुत सी भूतनियां दौड़कर आ गई थीं। अंगाभूत को सबने सूपा सूपा कहकर प्रणाम किया। सूपा सूपा कहकर अंगाभूत ने भी उत्तर दिया और बोला, जाओ भूतनी, राजकुमारी को ले जाओ और उसको स्नान करा दो। जो आज्ञा महाराज की। ये भूतनी दासियों की प्रधान थी। आगे आगे माती भूतियाँ थीं और उसके पीछे पीछे राजकुमारी और अन्य दासियाँ थीं। राजकुमार सब कुछ गले में पड़े पड़े देख रहा था। आज उसने अंगा के राजमहल को और समस्त दास दासियों को देख लिया था। राजकुमारी ने भूतनी मादी से पूछा, तुम यहाँ पर क्या करती हो? सारी भूतनियाँ बोली, मैं यहाँ पर मुर्दों को भूंज भूंज कर अंगाभूत को खिलाती हूँ, और जो महाराज की आज्ञा का पालन नहीं करता वो भी इसी प्रकार भूंज कर खाया जाता है। ये सुनकर राजकुमारी काँप गई। अब वो स्थान आ चुका था जहाँ पर स्नानागार था। राजकुमारी नहाने के लिए अंदर चली गई। बाहर भूतनी दासियां नृत्य कर रही थीं और गीत गा रही थीं। राजकुमारी ने द्वार ठीक से बंद कर दिया और बड़े ही धीरे स्वर में बोली, राजकुमार अब क्या होगा? राजकुमार कंघी बालों से निकालकर अपने सही रूप में आ गया और राजकुमारी को बाहों में लेते हुए बोला, अब वो दिन दूर नहीं राजकुमारी, तुम धीरज रखो। जब हम इस पापी को मारकर और अपने देशवासियों को मुक्त कराकर पुनः अपने राज्य को लौट जाएंगे, पर तुम इसी प्रकार से उसे मोहित रखो। हाँ राजकुमारी, तुम उससे ये जानने की कोशिश करो कि उसकी संपूर्ण जादुई शक्ति कहाँ है। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। राजकुमारी बोली, कौन है? इधर राजकुमार ने तुरंत कंघी बालों में लगा ली और फिर एक सुंदर हार बन गया। राजकुमारी ने तुरंत अपने बालों को पानी से भिगो लिया और दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। इस पर मादी भूतनियों ने उसे पूरे शरीर को भली प्रकार से सूंघा और फिर आदमखोर कहकर चीखने लगी। इस पर सभी भूतनियाँ आदमखोर कहती हुई एक ओर भागी। राजकुमारी थर थर काँपने लगी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने देखा कि अंगाभूत भारी भारी कदम रखते हुए उसी ओर आ रहा था। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। हाथ में सांप फुसफुस कर रहे थे और दांत किटकिटा रहे थे। उसने आते ही पूछा, कौन है मादी? उसने भूतनी मादी से पूछा। मादी ने खीखी करके कहा, ये है सांगो मांगो। अंगा एकाएक राजकुमारी पर झपट पड़ा, परंतु राजकुमारी ने हंसकर उससे कहा, स्वामी आप व्यर्थ ही परेशान हो रहे हैं, आदम तो मैं ही हूँ। इस पर अंगाभूत लज्जाता हुआ रुक गया और सबको क्रोध की दृष्टि से देखता हुआ बोला, चले जाओ तुम सब यहाँ से। राजकुमारी मन ही मन फूली नहीं समा रही थी। उसने कहा, मुझे बड़ा दुख हुआ कि इन सब के कारण मेरा बड़ा भारी अपमान हुआ है। यदि आपको मुझ पर शंका है तो आप मुझे नष्ट कर दीजिए। अब अंगाभूत ने मनाते हुए कहा, जो कुछ तुम कहोगी मैं वही करूँगा, पर तुम खुश हो जाओ। उस पर राजकुमारी ने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे भी कोई शक्ति दे दो जिससे मैं अपने शत्रुओं से अपने प्राणों की रक्षा कर सकूं। आखिर हूँ मैं तुम्हारी होने वाली रानी ना। अब तो तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। अंगाभूत ने कहा।
उधर जो सोल्की डायन सब दासियों की प्रधान थी, वो सदा सपने देखती रहती थी कि हेवावन की महारानी बनूं। उसने सदा अंगाभूत की महारानी बनने के सपने देखे थे, पर अब तो एक अजीब समस्या में फंस गई थी। जब से अंगाभूत राजकुमारी सूर्यमुखी को उठा लाया था और उसी के सपने देखा करता था, तभी से सोल्की उदास हो गई थी। पर उसका मन अभी भी उदास नहीं हुआ था, क्योंकि उसको सांगो पांगो देवता पर पूर्ण विश्वास था। वो भली प्रकार से जानती थी कि एक आदमी कभी भी राक्षसी और दानव भूत से विवाह नहीं कर सकता। पर आज उसे अपना सपना सदा सदा के टूटता हुआ दिखाई दिया। जब उसने राजकुमारी सूर्यमुखी को अंगाभूत के साथ महल में प्रवेश करते हुए देखा, वो आग बबूला हो गई। उसकी लाल लाल भयंकर आंखों से ईर्ष्या की आग निकलने लगी। उसके हाथ व्याकुल होने लगे कि राजकुमारी सूर्यमुखी की गर्दन को कस कर दबा दें, पर वह मजबूर थी। सोल्की मन ही मन विचार करने लगी कि इस रूपवती को सदा के लिए मीठी नींद सुला दूं। तभी उसके भयंकर होठों पे हंसी नाचने लगी और उसने अंगाभूत को क्रोध भी दिलाया कि राजकुमारी सूर्यमुखी अभी दानव नहीं है। पर अंगाभूत पर तो राजकुमारी सूर्यमुखी के प्रेम का जादू चल गया था। उसने सोल्की की एक नहीं मानी। सोल्की अपनी आशाओं का गला घोटकर अपने महल में आ गई, जहाँ पर सभी डायनें रहती थीं। सोल्की के मन में राजकुमारी से बदला लेने की भावना जाग उठी और सांगो पांगो से प्रार्थना करने लगी कि अंगाभूत उसके प्रेम को स्वीकार कर ले। उसने अपने मन में निश्चय किया कि मैं कुकर्मी राक्षसी के पास जाऊंगी और उससे प्रार्थना करूंगी कि वो उस रूपवती राजकुमारी को सदा के लिए मेरे रास्ते से हटा दे। सोल्की ने महल के चारों ओर दृष्टि डालकर देखा। अभी तक सभी पहरेदार सो चुके थे। कुछ राक्षस द्वार पर पहरा दे रहे थे। सोल्की इधर उधर दृष्टि दौड़ाती हुई महल से बाहर आ गई। तभी एक आवाज गूंज गई। सांगो पांगो सोल्की तुरंत बोल उठी। राक्षसी पहरेदार पांगो का उत्तर पाकर वहीं रुक गया और सोल्की तेजी से उस राक्षसी पहरेदार के पास आ गई और धीरे से बोली, मैं हूँ, और आगे बढ़ गई। और उसको कुकर्मी राक्षसी के पास जाना था। वहाँ पर उसको आशा की ज्योति दिखलाई दे रही थी। सोल्की हेवावन के आदमखोर वृक्ष और भयंकर चट्टानों को पार करती हुई कुकर्मी राक्षसी के द्वार पर आ गई। यहाँ पर पहरा देने वाले भी बहुत विचित्र रंग रूप के थे। उनका पूरा शरीर मनुष्य का था और सर और गर्दन जहरीले नाग की थी, जिसको देखकर राक्षस भी कुछ क्षण के लिए डर जाए। उन सब ने सोल्की को घेर लिया और उस पर झपट पड़े। पर तभी वो चौंक पड़े कि ये तो डायनों की प्रधान है और सब उसके चरणों में गिर पड़े। हमें क्षमा कर दें, जो हुआ अनजाने में हुआ, हमसे भूल हो गई। सोल्की डायन सबको क्षमा करके कुकर्मी राक्षसी के पास आ गई। कुकर्मी राक्षस गहरी नींद में सो रहा था और एक जहरीली नागिन अपने फन से पंखा करके हवा कर रही थी। सोल्की डायन को देखकर उस जहरीली नागिन ने फुसकारा। तभी कुकर्मी राक्षस की आँख खोल दी। तभी वो जहरीली काली नागिन अदृश्य हो गई। सोल्की ने स्नेह से हाथ जोड़ दिए। कुकर्मी राक्षस सोल्की की ओर आश्चर्य से देख रहा था कि इतनी रात गए सोल्की डायन यहाँ पर क्यों आई है। अभी कुछ बोलता ही कि सोल्की ने बढ़कर कुकर्मी राक्षस के चरणों को पकड़ लिया और रोते हुए विनती करने लगी, देगूर देख, तुम्हें सांगो पांगो का आशीर्वाद है कि तुम जो चाहो उसका रूप धारण कर सकते हो। आज सोल्की डायन मनुष्य जाति से बहुत अधिक दुखी है। मेरे मन को शांति दे दो। दानव जाति की रक्षा करो, हेवा देश की रक्षा करो। अभी सोल्की डायन इतना ही कह पाई थी कि कुकर्मी राक्षस क्रोध से चीख पड़ा, कौन है जिसने हमारे दानव देश को नष्ट करने का सोचा है। उसके क्रोध से चारों ओर आग लगनी शुरू हो गई। सोल्की डर से कांप रही थी। कौन है, बता तू कौन है। वो राजकुमारी सूर्यमुखी है।
इतना सुनकर कुकर्मी राक्षस अपनी आंखों से भयंकर काले काले असगर निकालने लगा। सोल्की डर से कांपने लगी और हाथ जोड़कर विनती करने लगी, मेरे दुख को दूर कर दो। आज अपना धर्म संकट में है। इसकी चिंता तुम मत करो सोल्की, मैं उस राजकुमारी सूर्यमुखी को सदा के लिए नष्ट कर दूंगा। देखते देखते कुकर्मी राक्षस के शरीर से धुआं निकलने लगा और कुकर्मी राक्षस के स्थान पर एक भयंकर अजगर खड़ा था, जिसके पूरे शरीर पर भयंकर कांटे थे और उसके मुंह से जहर की धाराएं निकल रही थीं। सब राक्षस कुकर्मी राक्षस का ये रूप देखकर डर गए। उसके चरणों में सब राक्षसों ने सर झुका दिया और सोल्की हाथ जोड़कर आगे चल दी। वो जल्दी जल्दी अपने महल में पहुंचना चाहती थी। वो भयंकर अजगर धीरे धीरे चलने लगा। महाराजा अंगाभूत के महल में से एक भयंकर चीख गूंज गई, बचाओ बचाओ। महल के दास दासियां इधर उधर भागने दौड़ने लगे। चारों ओर हलचल मच गई। अब तक अंगाभूत भी आ गया था। राजकुमारी सूर्यमुखी भय से बेहोश हो गई थी। अंगाभूत क्रोध से चीख पड़ा, कुकर्मी रुक जा, आज मैं नहीं रुक सकता। तुम मेरे क्रोध को नहीं जानते हो कुकर्मी। मैं सांगू मांगू की कसम खाकर आया हूँ। मैं कुकर्मी तुमको नष्ट कर दूंगा। मुझको सांगू मांगू देवता का वरदान है। अंगा की आज्ञा है कि तुम रुक जाओ, नहीं तो इसका फल ठीक नहीं होगा। हेवाराज के महाराज की आज्ञा है कि रुक जाओ। आज हेवाराज और दानव जाति की मर्यादा संकट में है, इसलिए कुकर्मी इस रूपवती को नष्ट करके ही रहेगा। नहीं नहीं, मैं कहता हूँ रुक जा। और फिर भी कुकर्मी राक्षस आगे बढ़ता ही गया। अब तक अंगाभूत उस पर झपट पड़ा और भयंकर चीखों से सारा महल गूंज पड़ा। कुकर्मी राक्षस अपने जहरीले फन से अंगाभूत पर हमला कर रहा था। अंगाभूत अपनी भयंकर आंखों से आग निकाल रहा था, जिसकी लपटें कुकर्मी राक्षस को जला रही थीं। दोनों में बहुत भयंकर युद्ध हो रहा था। एक और राजकुमारी सूर्यमुखी बेहोश पड़ी थी। अब देखते देखते कुकर्मी राक्षस ने अपना दूसरा रूप धारण कर लिया था। अब वो एक भयंकर सुअर का रूप धारण कर चुका था और अंगाभूत भी शेर का रूप धारण कर चुका था। दोनों एक दूसरे पर वार पे वार कर रहे थे। चारों ओर से खून ही खून की नदियां बह रही थीं। आज हेवा राज्य में भूचाल आ गया था। तभी एक भयंकर चीख वातावरण में गूंजी और कुकर्मी राक्षस सदा के लिए अपने प्राणों को त्याग चुका था। आज वहां पर एक भयंकर राक्षस मरा हुआ पड़ा था। अंगाभूत हंस रहा था। अंगा की आज्ञा का पालन जो नहीं करेगा उसकी यही दशा होगी। जिसने भी मेरी होने वाली महारानी सूर्यमुखी की ओर देखा तो उसका भी यही अंत होगा। और अंगाभूत ने राजकुमारी सूर्यमुखी को उठाकर पलंग पे डाल दिया और हंसता हुआ अपने आरामगाह में चला गया। राजकुमारी ने आंख खोलकर देखा, सामने राजकुमार चट्टान सिंह खड़ा हंस रहा था। राजकुमारी सूर्यमुखी दौड़कर राजकुमार से लिपट गई। राजकुमारी ने रूठते हुए कहा, बस बस रहने भी दो, अभी तो मेरी जान ही चली जाती। ये तुम्हारी भूल है सूर्यमुखी। जिसकी भगवान रक्षा करता है उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। ये ऊपर वाले की ही कृपा है सूर्यमुखी कि शत्रु ने शत्रु को नष्ट कर दिया। इससे अधिक खुशी की बात हम लोगों के लिए क्या होगी। और दोनों हंस पड़े। अभी ये बातें हो ही रही थी कि एकाएक राजमहल के सामने नगाड़े बजने लगे। भूतों की भीड़ इकट्ठा हो रही थी। महाराज अंगाभूत को सूचना दी गई। जब वे आए तो प्रधान रक्षक बोला, हुजूर सांगो पांगो हमारे देश पर संकट आ गया है। कोई शत्रु हमारे राज्य को नष्ट करने आया है। क्या कहते हो, क्या हमारा वो 8 हाथों वाला राक्षस मर गया है और अजगर चौकीदार भी मर गया है जो वो यहाँ आ गया? अंगाभूत ने कहा, जी हाँ सरकार, भीड़ में से किसी ने कहा। ये अंगाभूत का मंत्री था। अंगाभूत क्रोध से आग बबूला हो गया। उसकी इतनी जुर्रत कि वो हमारे राज्य में आया है। सेनापति कहाँ है? तभी अजगर पर सांगो भूत उड़ता हुआ आता है।
सांगो पांगो अभी सेनापति इतना ही कह पाया था कि अंगाभूत चीख पड़ा, ये सब क्या हो रहा है? सांगोभूत ने सर झुकाकर कहा, अन्नदाता, मुझे खुद इस बात का आश्चर्य है कि वो हमारे इतनी प्रचंड शक्तियों को मारता हुआ यहाँ कैसे आ गया। आखिर वो है कौन? और अंगा ने सेनापति को आज्ञा दी कि सभी आदमखोर वृक्षों को आज्ञा दो कि वो सारे जंगल का सब कुछ खा डाले। मैं अपनी शक्ति से सभी झाड़ियों और चट्टानों को जलाकर भस्म किए देता हूँ। और अंगाभूत अपने मुंह से अग्नि निकालने लगा और देखते ही देखते सब कुछ जलकर भस्म हो गया। राजकुमारी सब कुछ आश्चर्य से देख रही थी। अंगाभूत आज बहुत क्रोध में था। राजकुमारी ने बहुत ही प्रेम से अंगाभूत से कहा, देवता, वो कौन सी शक्ति है जिसने मेरे स्वामी को तंग कर रखा है? ऐसा कौन है जो अंगा को तंग कर सकता है? राजकुमारी ने कहा, वही जिसने 8 हाथों वाले राक्षस को मार डाला। मुझको तो डर है कि अभी इतना ही कह पाई थी कि अंगा हंसने लगा। बोला, मुझे मारने वाला अभी इस संसार में जन्म नहीं ले सका है। तुम नहीं जानती मेरी प्यारी, मेरे प्राण मुझ में नहीं रहते हैं तो फिर किस में रहते हैं? राजकुमारी ने प्रश्न किया। अंगाभूत बड़ी नरमी से बोला, अरे पगली, मेरे प्राण तो मोना नदी की सतह पर रहने वाली मछली में है, जिसका नाम कुगरी है। उसके पेट में एक मणि के रूप में है, तो क्या उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता? नहीं राजकुमारी, उस मछली के चारों ओर आग ही आग है, वहाँ तक जाना बहुत कठिन है। तो स्वामी, आपने अपनी रक्षा का पूर्ण रूप से उपाय कर रखा है। राजकुमारी ने फिर प्रश्न किया। हाँ, क्योंकि हम लोगों की जादुई शक्ति भी इसी प्रकार है, जो भी पूर्ण रूप से सुरक्षित है। स्वामी, राजकुमारी ने रुककर कहा, वहाँ जाना तो कोई बड़ी बात नहीं। अंगाभूत ने हंसते हुए कहा, अरे पगली, वहाँ जाना बहुत कठिन है। वहाँ तक तो कोई जा ही नहीं सकता जहाँ मेरी जादुई शक्ति है। वो कहाँ पर है? राजकुमारी ने पूछा। मेरी रानी, वो मेरी तीसरी आँख में है, जिसे निकालते ही मेरा सारा जादू नष्ट हो जाता है। ये सुन राजकुमारी ने खुश होकर उसकी गर्दन में अपनी बाहें डाल दी। अंगा को क्या मालूम था कि उसका शत्रु उसी के पास है, और राजकुमारी की गर्दन में हार बनकर वो सब कुछ सुन रहा था और देख भी रहा था। अंगाभूत तभी अचानक चीख पड़ा, सोल्की! तभी वहाँ पर एक भयानक भूतनी आई। सोल्की, मदिरा लाओ, अंगा ने कहा। भूतनी इतना सुनकर एक और जल्दी से भाग गई। राजकुमारी बड़े ही प्रेम से बोली, मेरे स्वामी, आप तो मुझे सेवा का अवसर ही नहीं देते, आज मेरे हाथ से पीजिएगा। अंगा ने बड़ी ही गंभीरता से कहा, मैं मदिरा जब ही पीता हूँ जब मेरे हृदय को बहुत उलझन होती है। इसको पीते ही मैं गहरी नींद में सो जाता हूँ। तभी सोल्की मदिरा ले आती है। अभी वो निकट आई भी ना थी कि राजकुमारी ने लपक कर उसके हाथ से मदिरा ले ली और उससे बोली, तुम जा सकती हो। और सोल्की आज्ञा पाते ही वहाँ से चली गई। राजकुमारी ने जी भर के मदिरा पिलाई। मदिरा के पीते ही अंगा के कदम लड़खड़ाने लगे और वो फर्श पर गिर गया। गिरने के साथ साथ उसकी आंखें बंद हो गईं और वो खर्राटे भरते हुए गहरी नींद में सो गया। राजकुमारी ने भली प्रकार से अंगा को देख लिया। जब उसे भरोसा हो गया कि अंगा अब बेहोश है, तो उसने बड़ी धीरी आवाज में कहा, राजकुमार। अभी वो इतना ही कह पाई थी कि राजकुमार ने अपने बालों से कंघी निकाल ली और हंसता हुआ बोला, राजकुमारी, तुम बहुत ही बुद्धिमान हो, इसके लिए मेरी ओर से धन्यवाद स्वीकार करो। राजकुमारी ने घबराते हुए जल्दी से कहा, इसकी तीसरी आंख निकाल लो। अभी राजकुमार ने अंगा की ओर अपना हाथ बढ़ाया ही था कि अंगा के शरीर से सांप बिच्छू निकलने लगे। सब राजकुमार की ओर हमला करने के लिए झपटे। तभी राजकुमार ने उस तिलस्मी तलवार से उन सबको छू लिया और देखते ही देखते वो सब राख का ढेर बन गए। तभी भयंकर भयंकर चीखें आने लगी। इधर अंगा पीकर इतना गहरा सो गया था कि उसे पता भी ना था।
ये सारी अंगा की जादुई शक्तियां थीं। अभी राजकुमार का हाथ उसकी तीसरी आंख पर पड़ा ही था कि एक भयंकर नाग ने उस पर हमला कर दिया। दोनों में घमासान युद्ध होने लगा। राजकुमार लहूलुहान हो गया था। नाग बार बार अंगा को जगाने की कोशिश कर रहा था। तभी राजकुमार ने उसे अपनी तलवार से जलाकर राख कर दिया। फिर तुरंत राजकुमार ने अंगाभूत की तीसरी आंख निकाल ली। एक भयंकर चीख सारे राजमहल में गूंज गई। अंगा राजकुमार पर पूरी तरह से झपटा, पर तभी राजकुमार ने एक पंखुड़ी तोड़ी। लेकिन तब तक सारे भूत सैनिक राजमहल में घुस आए थे। चारों ओर से खी-खी की आवाजें आ रही थीं। महल के चारों ओर से आग निकल रही थी। अंगाभूत आंख पाने के लिए राजकुमार पर फिर झपटा, पर तब तक गुलाब परी आ चुकी थी। गुलाब परी ने पूछा, क्या है राजकुमार? राजकुमार बोला, मेरी सहायता करो। तभी वहां पर एक उड़ने वाला घोड़ा खड़ा था। राजकुमार और राजकुमारी दोनों घोड़े पर जा बैठे। देखते ही देखते वे आकाश में उड़ने लगा। सैनिक भूत भी उसके पीछे पीछे उड़ने लगे। तभी राजकुमार ने बीन बजाना शुरू कर दी। चारों ओर से तीरों की वर्षा हो रही थी। सैनिक भूत चीख रहे थे। मारो मारो की आवाजें आ रही थी। तभी रस्सी ने उन सबको जकड़कर बांध दिया। राजकुमारी उन सबको देखकर हंस पड़ी। भूत सैनिक चीख चीख कर अंगाभूत को पुकार रहे थे, पर वो भी आज मजबूर हो गया था, क्योंकि उसकी जादुई शक्ति अब उसके पास नहीं थी। वो पहले ही से राजकुमार के पास पहुंच चुकी थी, इसलिए वो लाचार था। वो सैनिकों की क्या रक्षा करता? राजकुमार और राजकुमारी दोनों उड़ने वाले घोड़े पर उड़ते ही जा रहे थे। अभी एक शक्ति और राज्य में थी। अंगाभूत ने चीख कर उससे कहा, सांगो सांगो। सेनापति ने आकर कहा, क्या है स्वामी? मेरी रक्षा करो, वो मेरे प्राण लिए जा रहा है। सांगो ने ऊपर देखा, फिर एकाएक अपने अजगर पर सवार होकर उड़ने लगा। अब सांगो ने तीरों की वर्षा करना शुरू कर दी। उन तीरों से अग्नि निकल रही थी। उस अग्नि ने राजकुमार और राजकुमारी को चारों ओर से घेर लिया था। तभी सांगो चीखा, अब तुम बचकर नहीं जा पाओगे। अंगाभूत को मारना इतना आसान नहीं है। और सांगाभूत के मुंह से आग निकलने लगी। तभी राजकुमार ने तिलिस्मी तलवार से उस अग्नि को नष्ट कर दिया। अब मुना नदी का किनारा दिखने लगा था। तभी राजकुमार ने तुरंत उस अंगूठी को अपने होठों से लगा लिया। एकाएक चारों तरफ से धुआं ही धुआं उठने लगा। क्या है राजकुमार? राजकुमारी मुना ने प्रकट होकर कहा। राजकुमार ने घूमकर देखा तो सांगो भूत पीछे पीछे अजगर पर सवार चला आ रहा था। सो राजकुमार बोला, मुझे जल्दी से पाताल की सतह पर पहुंचाकर मेरी रक्षा करो। ये सुनकर राजकुमारी ने कहा, जय मुन्ना, और घोड़ा धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। तो राजकुमार ने चीख कर कहा, बहुत अंधेरा है। राजकुमारी मोना बोली, आओ मेरे साथ इस कमल पर बैठ जाओ। और वो दोनों कमल पर बैठ गए। देखते ही देखते कमल नदी की सतह की ओर जाने लगा। अब वो तीनों उस जगह पर थे जहाँ कुगरी मछली अंगा के प्राणों की रक्षा कर रही थी। उसे देखकर मनुष्य के राक्षस भी प्राण छोड़ दे। राजकुमार कमल के पुल से उतरकर कुगरी मछली के निकट जा पहुंचा। दोनों राजकुमारियां वहीं पर खड़ी थीं। तभी मुना राजकुमारी ने कहा, जाओ मुना नदी के वीरों, इन भूतों से इस नदी को भी आज़ाद करा लो। फिर क्या था, देखते देखते वहाँ पर बड़ी बड़ी मछलियाँ आ गईं और उस सब में घमासान लड़ाई होने लगी। राजकुमारी मुना बोली, राजकुमार तुम धीरज से आगे बढ़ते रहो। अब तक सांगा भूत भी आ चुका था। वो हाहा करते हुए उस पर झपटा। राजकुमार ने तिलिस्मी तलवार से उसे नष्ट कर दिया। एक भयंकर चीख वहां पर गूंजी थी। अब राजकुमार ने आगे बढ़कर कुगरी मछली के पेट में तलवार चला दी। मछली के 2 भाग हो गए। अब उसने मणि को उठा लिया। फिर राजकुमार ने उस मणि को उठाकर जोर से पटक दिया। एक भयंकर चीख वायुमंडल में गूंज गई और अंगाभूत के प्राण निकल गए।
अब राजकुमारी मोना ने कहा, अंगा मर गया, अब हम सब आज़ाद हो गए हैं। अंगा के मरते ही सारे मगरमच्छ भी मरकर ढेर हो गए थे। अब राजकुमार ने विदा मांगी। तभी राजकुमारी ने बड़े स्नेह से कहा, ये देखो राजकुमार। सभी उस ओर देखने लगे। मछलियाँ मुंह में थाल दबाए हुए चली आ रही थी, जिसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात थे। राजकुमार ने आश्चर्य से पूछा, ये क्या है? ये हम सबकी भेंट है, इसे स्वीकार कर लो राजकुमार। और राजकुमार ने उस भेंट को स्वीकार कर लिया। राजकुमारी मोना ने कहा, राजकुमार, अंगा भूत तो मर गया, लेकिन उसकी जादुई शक्तियों से अभी तक मूनावासी फंसे हैं। सो तुम अंगाभूत की तीसरी आंख जो तुम्हारे पास है, उसे जमीन पर जोर से पटक दो। ऐसा करते ही उसकी सारी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। राजकुमार ने तीसरी आंख जमीन पर जोर से पटक दी। एक भयंकर आवाज पूरे वातावरण में गूंज गई। जहां आंख पटकी गई थी, वहां राख का ढेर हो गया था। और देखते ही देखते सभी वृक्ष, चिड़िया, जानवर सब मनुष्य के रूप में बदल गए। वहां पहले की भांति चहल पहल हो गई। राजा करण सिंह और कुमंडल सिंह भी दिखाई दिए। कुमंडल राजकुमार चट्टान सिंह की ओर लपका और उसके गले से लिपट गया। इधर राजा करण सिंह को देखकर राजकुमारी सूर्यमुखी भी दौड़ पड़ी और अपने पिता के सीने से लिपट गई। राजा करण सिंह ने अपने सीने से लिपटाए लिपटाए उसके सिर पर हाथ फेरा। इस दृश्य को देखकर राजकुमारी मोना बोली, राजकुमार, तुम्हारे इन उपकारों को मोना निवासी जन जन्मांतर तक नहीं भूलेंगे। और वो अपनी जादुई शक्ति से गायब हो गई। बस्ती के सभी लोगों ने राजकुमार का अभिनंदन किया और स्वागत में जश्न मनाया। उसी जश्न में राजा करण सिंह ने अपनी पुत्री राजकुमारी सूर्यमुखी का हाथ राजकुमार चट्टान सिंह के हाथ में दे दिया। सभी खुश थे। खूब जमकर नाच गाना हो रहा था। भी सुबह हो गई और राजकुमार चट्टान सिंह ने उस बस्ती के लोगों से जाने की इजाज़त मांगी। किसी का मन नहीं था कि राजकुमार को इतनी जल्दी जाने दे, लेकिन राजकुमार के कहने पर बस्ती के लोगों को इजाज़त देनी पड़ी। जब राजकुमार चट्टान सिंह राजकुमारी सूर्यमुखी को अपने घोड़े पर बिठाकर ले जाने लगा, तो बस्ती के सभी लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। इतना कहकर नानी चुप हो गई। बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी नानी ने कहा, जो दूसरों की रक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं, उनकी रक्षा ऊपर वाला स्वयं करता है और उनका नाम सदा सदा के लिए इस संसार में अमर हो जाता है। बच्चे एक साथ बोल पड़े, जैसे राजकुमार चट्टान सिंह, और फिर सब हंस पड़े और नानी को नमस्कार करके अपने अपने घर को चले गए।